हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, मैं राहुल सर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 11th यूनिट 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी चल ही रही थी। तो इसमें दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मुक्त मूलक। इससे पहले दोस्तों हमने पूरा IUPAC नाम कंप्लीट कर लिया है, नामकरण पूरा कंप्लीट कर लिया है। हमने जो कार्बोकैटायन क्या होते हैं ये समझ लिया, हमने कार्बो एनायन क्या होते हैं ये समझ लिया। तो उसी की सीरीज में दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मुक्त मूलक, जो कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन से ही संबंधित है। ठीक है, तो यदि आपने कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन नहीं देखा दोस्तों, तो वीडियो के या फिर जो वीडियो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका जो लिंक दिया है आप उसको जाकर देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आपने IUPAC भी मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है, तो दोस्तों यदि IUPAC नामकरण भी आपने नहीं देखा अभी तक, तो उसके लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये मुक्त मूलक हम कार्बन से संबंधित पढ़ रहे हैं, है ना। ये जो मुक्त मूलक हम पढ़ रहे हैं वो कार्बन से संबंधित मुक्त मूलक होता है। ठीक है, तो ये मुक्त मूलक क्या होता है उस चीज को बता रहा हूं। तो दोस्तों ये जो मुक्त मूलक है ये कार्बन ही होते हैं। क्या होते हैं? कार्बन ही होते हैं। जो मुक्त मूलक है ये कार्बन ही होते हैं। लेकिन मेरे भाई ये मुक्त मूलक ऐसे कार्बन होते हैं, मुक्त मूलक जो होते हैं ना, ऐसे कार्बन होते हैं जिन पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, जिन पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। आपको पता है, ये देखो एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो एक इलेक्ट्रॉन को हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, और यदि दो इलेक्ट्रॉन साथ में होते तो हम इसको बोलते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दोस्तों ये कार्बन है और इस कार्बन पर यदि देखो हमने एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित कर दिया, मतलब ये क्या है? मुक्त मूलक है। क्या है? मुक्त मूलक है। और हमने कार्बोकैटायन एनायन भी बताए थे। तो हमने बताया था यदि कार्बन पर धनावेश होता है तो कार्बोकैटायन कहलाता है, कार्बन पर ऋणावेश होता है तो उसे हम कार्बो एनायन कहते हैं। उसी प्रकार यदि कार्बन पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है तो इसे हम बोलते हैं मुक्त मूलक, है ना। अब कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे हम मुक्त मूलक तो बोलते हैं, लेकिन कार्बन की अब बैलेंसी फिर कितनी बन जाती है ये आपको देखना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको पता है कार्बन का, ये जो कार्बन है मूल परमाणु, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 6 होता है। क्या होता है? 6 होता है। ठीक है, तो पहली कक्षा में कितने जाएंगे? 2, और दूसरी कक्षा में कितने जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब ये 6 होगा, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम देख रहे हैं दोस्तों कि अंतिम कक्षा का जो अष्टक है वो पूरा नहीं है। अंतिम कक्षा का जो अष्टक है पूरा नहीं है। और अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। और हमें पता है दूसरी कक्षा, और दूसरी कक्षा का अष्टक 8 में पूरा होता है। तो 4 को 8 बनाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो 4 को 8 बनाने के लिए हमें 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है वो 4 है, इसलिए इसकी जो संयोजकता होगी वो क्या होगी? 4 होगी। कितनी होगी? 4 होगी। लेकिन दोस्तों अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। अब देखो एक तो इलेक्ट्रॉन यहाँ इसका दिख ही रहा है, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर दिख रहा है। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 5 ही बचे, क्योंकि टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, तो एक यहाँ दिख रहा है तो कितने बचे? 5 ही बचे। ठीक है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब 5 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो पहले में 2 और दूसरे में कितने? 3। अब 3 को 8 बनाने के लिए कितना चाहिए? 5 चाहिए, है ना। 5 किसी से ले लो या फिर जो 3 है वो किसी को दे दो, है ना। तो 3 देना सरल हुआ, इसलिए दोस्तों इस कार्बन की जो बैलेंसी है वो कितनी होगी? +3 होगी। कितनी होगी? +3 होगी इस कार्बन की बैलेंसी। ठीक है, तो सीधी सी बात, कार्बन पे यदि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो उसकी बैलेंसी कितनी होती है मेरे भाई? 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये कार्बन है, यदि इस पर प्लस है तो इस पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसमें से पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 3। तो अष्टक पूरा करने के लिए इसको 5 जरूरत है। 5 लेना कठिन है, इसलिए 3 किसी को दे देता है, इसलिए इसकी जो बैलेंसी हो जाती है वो कितनी हो जाती है? 3 हो जाती है। ठीक है, बैलेंसी इसकी कितनी है? 3 है, ये याद रखना। ठीक है, तो मुक्त मूलक की बैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। अब इसकी परिभाषा को हम देख लेते हैं, जो हमने समझाया वही है। ठीक है, चलो, तो वह कार्बन जिन पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है मुक्त मूलक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये मुक्त मूलक हो गया। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल की बात करें मेरे भाई, तो एग्जाम्पल क्या है? देखो, तो इसके एग्जाम्पल देख लो। देखो मैंने लिख दिया CH3, मैंने लिख दिया CH3 और इस पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दे दिया।
है ना। देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 3 होगी, तो 3 हाइड्रोजन लगे हैं और एक ये है तो हो गई 4, हो गया कि नहीं, ठीक है। तो कार्बन की वैलेंसी 3 है तो 3 हाइड्रोजन लगा दिए हमने, कोई दिक्कत नहीं। और इस पर क्या है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या है, मुक्त मूलक है। इसी प्रकार दोस्तों यदि हम लिखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, तो देखो इसकी वैलेंसी तो 4 है लेकिन इसकी वैलेंसी कितनी है, 3 है, मतलब इस पर क्या है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो मतलब ये मुक्त मूलक बन गया, है ना। और भी हम लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया CH3, यहाँ पर लिख दिया हमने CH और यहाँ पर लिख दिया हमने CH3, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी 4 है, इसकी वैलेंसी 4 है, इसकी कितनी है, 3 है, तो इस पे आप क्या लिख दो, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। मतलब ये क्या हमारा बन गया, मुक्त मूलक बन गया। तो ये दोस्तों मुक्त मूलक के क्या है, एग्जाम्पल है, क्या है, एग्जाम्पल। अब दोस्तों आगे हम बात करें मुक्त मूलक की, तो मेरे भाई जो मुक्त मूलक है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। पहला हमारा होता है प्राथमिक मुक्त मूलक, प्राथमिक मुक्त मूलक, है ना। दूसरा है हमारा द्वितीय मुक्त मूलक, द्वितीय मुक्त मूलक, है ना। और तीसरा हमारा है तृतीय मुक्त मूलक, तृतीय मुक्त मूलक। ये 3 प्रकार के हमारे मुक्त मूलक होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर लिखना कि मुक्त मूलक 3 प्रकार के होते हैं और फिर एक एक को आप इनकी डेफिनेशन जमा लेना, ठीक है। अब प्राथमिक मुक्त मूलक, द्वितीय और तृतीय क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन बता रहा हूं, सुनो। तो फिर दोस्तों प्राथमिक मुक्त मूलक की बात करें तो ऐसे मुक्त मूलक जिनमें प्रथम कार्बन पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे मुक्त मूलक जिनमें प्रथम कार्बन पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है प्राथमिक मुक्त मूलक कहलाते हैं। इनकी परिभाषा हुई। अब एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा ये यहां पर देखो, ये प्रथम कार्बन है, ये प्रथम कार्बन है, मतलब क्या है, ये प्रथम कार्बन पर मुक्त मूलक, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये प्राथमिक मुक्त मूलक है, ठीक है। चलो अब ये प्रथम कार्बन होता क्या है, तो दोस्तों यदि कार्बन से एक समूह जुड़ा हो या एक भी समूह ना जुड़ा हो तो उसे प्राथमिक मुक्त मूलक कहते हैं। अब इस कार्बन से कोई समूह जुड़ा है, एक भी समूह नहीं जुड़ा, मतलब ये प्राथमिक मुक्त मूलक है। और भी हम लिख सकते हैं जैसे CH3 CH2, अब देखो इससे एक जुड़ा है, मतलब ये प्राथमिक मुक्त मूलक। हमने क्या बोला, ऐसा कार्बन जिससे एक समूह जुड़ा हो या एक भी समूह ना जुड़ा हो उसे बोलते हैं हम प्राथमिक मुक्त मूलक। तो इससे एक भी नहीं जुड़ा, मतलब ये भी प्राथमिक कार्बन है, और इस कार्बन से एक समूह जुड़ा है, मतलब ये भी प्राथमिक कार्बन है, ठीक है। तो ये प्राथमिक कार्बन पर यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो इसे प्राथमिक मुक्त मूलक बोलते हैं। तो ये प्राथमिक मुक्त मूलक के एग्जाम्पल, ठीक है। अब द्वितीय मुक्त मूलक की बात करें तो द्वितीय कार्बन क्या होता है, मतलब पहले द्वितीय मुक्त मूलक की बात करें तो परिभाषा सुन लो, ऐसे मुक्त मूलक जिनमें दूसरे कार्बन पर, ऐसे मुक्त मूलक जिनमें दूसरे कार्बन पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है द्वितीय मुक्त मूलक कहलाते हैं। अब द्वितीय कार्बन क्या होता है, तो दोस्तों द्वितीय कार्बन वह कार्बन होता है जिस कार्बन से 2 समूह जुड़े हों। कितने समूह जुड़े हों, 2 समूह जुड़े हों, है ना। जैसे मैंने लिख दिया है CH लिख दिया और यहां पर मैंने लिख दिया CH3 और यहां पर हमने लिख दिया CH3, ठीक है। तो देखो इस कार्बन से 2 समूह जुड़े हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, मतलब ये कौन सा कार्बन है, द्वितीय कार्बन है, ठीक है। और भी आपको बताते हैं जैसे CH3 CH और यहां पर हमने लिख दिया CH3। तो देखो इस वाले कार्बन से 2 समूह जुड़े हैं, एक ये और एक ये, मतलब ये द्वितीय कार्बन है, और द्वितीय कार्बन पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये द्वितीय मुक्त मूलक के एग्जाम्पल है, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गए। अब हम बात करते हैं तृतीय मुक्त मूलक की, ठीक है, परिभाषा की। तो परिभाषा की बात करें तो दोस्तों ऐसे मुक्त मूलक जिनमें तीसरे कार्बन पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तृतीय मुक्त मूलक कहलाते हैं, ठीक है। तृतीय मुक्त मूलक कहलाते हैं। तो ये तो परिभाषा हो गई। अब एग्जाम्पल की, तो तृतीय कार्बन क्या होता है, तो दोस्तों ऐसा कार्बन जिससे 3 समूह जुड़े हों उसे बोलते हैं तृतीय कार्बन, ठीक है। तो देखो अब इस कार्बन से 3 समूह जुड़े हैं, मतलब ये तृतीय कार्बन है, और इस पे यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो मतलब ये तृतीय मुक्त मूलक का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने पूरा मुक्त मूलक पढ़ा, उनके प्रकार पढ़े, कोई समझ दिक्कत नहीं होगी, ठीक है।
तो अब हम इनकी विशेषताएं बता देंगे, लेकिन विशेषताएं बताने से पहले यदि आप नाम में कंफ्यूज हो कि इनके नाम क्या है, तो मेरे भाई आपको पता है इसका नाम क्या है, मैथिल। और हम पढ़ क्या रहे हैं, मुक्त मूलक, तो इसका नाम क्या हो गया, मैथिल मुक्त मूलक। इसका नाम क्या है, एथिल, हम पढ़ क्या रहे हैं, मुक्त मूलक, तो इसका नाम क्या है, एथिल मुक्त मूलक। इसका प्रोपिल मुक्त मूलक, ठीक है, इसका भी मैथिल मुक्त मूलक, एथिल मुक्त मूलक। इसमें 3 कार्बन है मतलब प्रोपिल मुक्त मूलक, इसमें 3 कार्बन है मतलब प्रोपिल मुक्त मूलक, इसमें 1 2 3 4 कार्बन है ना, मतलब ब्यूटिल मुक्त मूलक ये नाम है, ठीक है। चलो अब हम इनकी विशेषताएं देख लेते हैं, तो हम यहाँ पर डाल देंगे हेडिंग विशेषताएं, ठीक है, विशेषताएं, ठीक है। तो विशेषता नंबर 1, आप ये बताओ दोस्तों, इन पर कोई आवेश होता है, कोई धनावेश होता है, नहीं। कोई ऋणावेश होता है, नहीं, मतलब ना धनावेश होता है ना ऋणावेश होता है, मतलब ये कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं, मतलब कैसे होते हैं, उदासीन। तो आप पहला पॉइंट क्या लिख दोगे, यह उदासीन होते हैं, यह उदासीन होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है मेरे भाई, ये अस्थाई होते हैं, मतलब ये स्थायी नहीं होते। देखो इन पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन लगा है, मतलब ये कैसे हैं, अस्थाई हैं, ठीक है। तो आप लिख दो यह है अस्थाई होते हैं, ये अस्थाई होते हैं, ठीक है। चलो अब 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि यह क्रियाशील होते हैं, यह क्रियाशील होते हैं, ठीक है। अब क्रियाशील क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, मतलब एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना, किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे और या किसी से एक इलेक्ट्रॉन, हाँ दे ही सकते हैं, है ना, या फिर किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेकर, ये अपना जो इलेक्ट्रॉन है किसी को दे देंगे या फिर किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, है ना। अब एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो यहाँ जोड़ा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यहाँ जोड़ा बन जाएगा, ठीक है, और अपने आप से जोड़ सकते हैं, है ना। लेकिन ज्यादातर दोस्तों ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देंगे ही, है ना। तो मतलब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को देंगे तो उससे क्या कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये कैसे होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं, मतलब किसी से भी ये साझा कर सकते हैं अपना एक इलेक्ट्रॉन देकर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट ये है कि दोस्तों इनमें संकरण की बात करें तो इनकी वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। कितनी होती है वैलेंसी, 3। तो 3 में कौन सा संकरण बनता है, देखो sp² बनेगा। देखो 2 और 1 3, यदि इसमें 4 वैलेंसी होती तो sp3 लिखते, ठीक है। और है ना, तो समझ गए इसमें कितनी वैलेंसी होती है, 3 होती है। तो 2 और 1 3, 3 गिनना है तो 2 और 1 3, तो इसमें लिख देंगे, इसमें sp² संकरण होता है, ठीक है। तो ये मेरे भाई इसकी विशेषताएं हुई, तो ये हमने पूरा समझा मुक्त मूलक क्या होता है। तो आई होप दोस्तों कि आपको अच्छा लगा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।